हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी की प्रश्नों की श्रृंखला। और पहला प्रश्न हमने लिया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताओ भैया, कर्क रेखा, इसके विषय में देखिए पहले जान लेते हैं कर्क रेखा के विषय में हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो कर्क रेखा पहले है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर हम इसको अगर एक गोलार्ध की संरचना करें, एक पृथ्वी बने, तो जीरो वंश जो देशांश, जीरो वंश जो है, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर जो है ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। और ये होता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश। जैसे अब ये 23.5 अंश है, क्या है, मान लीजिए 23.5 अंश हो गया। ये 66.5 अंश है ना, ये वाला जो ये है, इसको बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और जो 23.5 अंश है, इसको बोलते हैं 23.5 उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 अंश ये उत्तरी हो गया। और अगर ये दक्षिणी की बात करें तो 23.5 अंश जो यहाँ पे 23.5 अंश है, 23.5 अंश दक्षिणी, इसी को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। और ये कौन सी रेखा? ये अंटार्कटिक रेखा है। 66.5 दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा है। अगर यहाँ पे बात करें किसकी, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की, तो ये हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। जैसे ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा के बीच में जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है ना। अब मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक, चलिए अब आते हैं इस पे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? जैसे भारत, पहली बात तो ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। क्या? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती, भारत के मध्य से गुजरती है। क्या इसका है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। अब पूछा था कितने राज्यों से जाती है, तो जाहिर सी बात है 8 राज्य और 35 जिले पूछ लिया था। बिहार में ही पूछा था कितने जिलों से जाती है, तो राज्य तो हम रट डाले हैं, जिला नहीं रटे हैं। तो भैया 35 जिलों से गुजरती है। इसके ये भी एक फैक्ट आप याद, बीपीएससी ने पूछ रखा था कर्क रेखा कितनी भारत के कितने जिलों से जाती है, तो भैया 35 जिले हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से जाती है? तो भैया ये शुरू होती है गुजरात से। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, बीच में बांग्लादेश को चीरते हुए त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, एक और फैक्ट जान लीजिए, माही नदी, कौन नदी? माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। एक तो मध्य प्रदेश में, एक एमपी में काटती है, और दूसरी बार कहाँ काटती है? गुजरात में काटती है। ठीक है, माही नदी। अब आप सुनो, माही नदी निकलती है कहाँ से? तो माही नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है ना। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात अखाड़े में जाके गिर जाती है। एक और फैक्ट याद जान लीजिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। अब इस दिन होता क्या भी है? तो इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बात क्लियर है? अब अगर यहीं पे जैसे अभी कर्क रेखा की बात करें, कल मकर रेखा की बात करेंगे, मकर रेखा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर कुछ फैक्ट और आपको याद रखने हैं, जैसे अभी और यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर विश्व की बात करें तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कर्क रेखा सोचिए 3 महाद्वीप से गुजरती है।
कौन कौन से 3 महाद्वीप हैं? तो भैया उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महाद्वीप है जहाँ से गुजरती है। अब अगर देखें कौन कौन से इनके जो है देश जहाँ से गुजरती है, तो सबसे पहले USA को ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद आता है मैक्सिको, मैक्सिको है ना। उसके बाद आता है बहामास, क्या बहामास। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो अमेरिका के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका पे आते हैं, तो अफ्रीका में पश्चिम सहारा, क्या पश्चिम सहारा, मुरितानिया, क्या मुरितानिया, मुरितानिया, माली, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर है ना, नाइजर, लीबिया, नाइजर, लीबिया, चाड। ठीक है, उसके बाद आपका मिस्र, मिस्र ये आ गया। अब अगर एशिया की बात करें तो इसमें आपका सऊदी अरेबिया आ गया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, UAE हो गया, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद आपका ओमान, उसके बाद आपका भारत, और उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार, उसके बाद आपका आता है चीन, और चीन के बाद आता है ताइवान। बात क्लियर है? ये ताइवान इतने देशों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 35 जिलों से गुजरती है। सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल पता हो गए। बताओ भैया कर्क रेखा कहाँ से किस राज्य से गुजरती है? झारखंड से गुजरती है, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखेंगे गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। तो भैया झारखंड ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कितनी वेधशालाएं हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। भारत में कितनी वेधशालाएं हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। बताओ भैया। आइए तब तक जान लेते हैं वेधशाला मतलब यहाँ पे क्या होता है। खगोलीय जो है खगोलीय उपकरणों को रखा जाता है, वहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो अगर जैसे पहले एक BPSC का प्रश्न था कि पहली वेधशाला कहाँ पे खुली थी? पहली वेधशाला की बात करें तो मेरे भाई ये जो है 1725 में खुली थी। कहाँ पे? 1725 में दिल्ली में खुली थी ये, है ना। ये दिल्ली में खुली थी, पहली वेधशाला यहाँ पे खुली थी। दूसरी वेधशाला, अगर दूसरी वेधशाला बात करें किसकी? दूसरी वेधशाला, तो दूसरी वेधशाला जो है ये आपके खुली थी 1734 में। ये यहाँ पे खुली थी जयपुर में। ठीक है, ये जयपुर राजस्थान में खुली थी। उसके बाद आपका 1700 जैसे उज्जैन हो गया, बनारस हो गया और मथुरा। उज्जैन, बनारस और मथुरा ये कब बनाए गए थे? तो ये भैया बनाए गए थे 1748 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए ये 3 फैक्ट तो आपको मतलब ये 3, 2, 1 4 और 1 5 मतलब कितनी वेधशालाएं हैं? आपको जवाब मिल गया कितनी? 5 हैं। अब इसमें जो दूसरी वेधशाला है जयपुर, इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे 19 खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। किसका? 19 खगोलीय उपकरणों का संग्रह है, उपकरणों का संग्रह है। ये सबसे बड़ी वेधशाला है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या फैक्ट है? सबसे बड़ी वेधशाला एक तो है ही है, दुनिया की सबसे बड़ी, क्या दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी, क्या पत्थर की धूप घड़ी यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? जयपुर वेधशाला में। बात क्लियर? कितनी वेधशाला भैया? तो वेधशाला 5 है। पहली वेधशाला कौन सी? 1725 में दिल्ली में बनाई गई थी। दूसरी वेधशाला जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में 1748 में बनाई गई थी। तो भैया ये बनाया किसने था? ये बनवाए थे सवाई जय सिंह। कौन बनवाए थे? सवाई जय सिंह। ये इन्होंने क्या है? वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन ये अगर कभी आता है वेधशाला निर्माण कौन करवाया था? सवाई जय सिंह करवाए थे। कितनी जगह करवाए थे? तो 5 जगह करवाए थे। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। क्या गुजरात के पश्चिमी छोर, एक मिनट, गुजरात के पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? बताओ भैया कितने घंटे का अंतराल? 1 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का या आधा घंटे का? इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले जान लीजिए, देखिए अगर हम भारत की बात करें तो हमारा यहाँ गुजरात है, क्या है?
ये गुजरात हो गया, और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे गौर माता है, गौर माता का मान लीजिए अंतिम पॉइंट ये हो गया, और यहाँ पे है किबीथु। क्या भैया? यहाँ पे है आपका किबीथु है ना, ये अंतिम पॉइंट इसका ये हो गया। इसका जो देशांतर ग्रुप में इसकी जो माप है ये आपकी करीब है 97 अंश और 30 मिनट, और जो इसकी गौर माता की जो माप है ये आपका है 68 अंश 10 मिनट है। अब देखिए इनका और इनका जो अंतर होगा उससे जो है हम निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि एक देशांतर बराबर कितना? एक देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, उसी प्रकार से एक देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो अब इसको घटा लेते हैं, तो 93 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 अंश 10 डिग्री। अब घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? 68 ये आ जाएगा 29 अंश और 20 मिनट, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करने किससे? 4 से। अब भैया 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4 29, ये करीब 116 मिनट आ जाएगा। कितना आएगा? 116 मिनट, है ना। 116 मतलब एक घंटे में कितना मिनट? तो 1 घंटे में आता है आपका 60 मिनट। कितना? 60 मिनट आता है। तो भैया हम इसकी बात करें तो 116 मतलब करीब 2 घंटे। क्या? करीब 2 घंटे की बात हो जाएगी। तो यहाँ से और वहाँ के बीच में जो समय का अंतर है ये कितना है? ये करीब 2 घंटे का अंतर है ना। कितने घंटे का? करीब 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते भैया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा दिल्ली, तीसरा नागपुर, चौथा इलाहाबाद। तो भैया सबसे पहले हम IST मतलब इसी को बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, या और क्या इसका नाम है? इसको प्रमाणिक माध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं इसको। बात क्लियर है? अब जैसे ब्रिटिश काल में अगर बात करें, ब्रिटिश काल में कब की बात करें भैया? ब्रिटिश काल में 3 मानक समय थे। क्या? 3 मानक समय रेखा थी। 3 मानक समय रेखा कौन कौन से 3 मानक समय रेखा थी भैया? पहली मानक जो समय रेखा थी वो बॉम्बे की थी। क्या? बॉम्बे की। दूसरी किसकी थी? कलकत्ता की थी। किसकी? कलकत्ता की थी। और जो तीसरी मानक समय रेखा थी वो थी चाय बगान। क्या? चाय बगान की। चाय बगान मानक समय रेखा ये थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 सितंबर 1947 1 सितंबर 1947 को जो है इसकी IST की स्थापना हुई और कहा गया कि 1 मानक समय रेखा होगी, है ना। 1 सितंबर से ये कहा दिया गया कि भैया अब हमारा 1 मानक समय जोन होगा। ठीक है। तो इसमें जैसे भी हम पिछला प्रश्न पढ़े थे, इसमें करीब जो है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर हो जाता है? 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसीलिए कभी मांग होती है कि हमारा 2 समय जोन मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर इसकी बात करें, जैसे रूस में अगर समय जोन की बात करें तो यहाँ पे 11 समय जोन है ना। USA में बात करें कि हाँ USA में बात करें तो यहाँ पे भी 7 समय जोन है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जैसे प्रश्न पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे 3 मानक समय जोन है। कितना? 3। अब यहीं से डिसाइड होता है। जैसे एक प्रश्न आता है उगते सूर्य का देश कौन? उगते सूर्य का देश। तो भैया उगते सूर्य का देश कौन है? जवाब दीजिए। तो उगते सूर्य का देश जापान है। यही से डिसाइड होता था, जापान है ना। मध्यरात्रि या अर्धरात्रि, मध्यरात्रि के सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूर्य का देश। तो ये कौन भैया? तो ये है आपके नॉर्वे। मध्यरात्रि में यहाँ जो है सूर्य उगता है ना। अब डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश भैया कौन है? सबसे फेमस जो सब पे राज किया, कौन? ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन डूबते सूर्य का देश है ना। तो ये इतने फैक्ट इसमें थे, आप इसको देख लीजिए। मानक समय रेखा कहाँ से किस नगर से होकर गुजरती है। अब अगर आप बात करें इसकी, तो जो मानक समय रेखा है वैसे तो इसकी अगर बात करें तो अगर भारत की बात करें तो जाहिर सी बात है ये आपका उत्तर प्रदेश,
फिर होता है आपका मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा, फिर यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। अब जो उत्तर प्रदेश है इसके इलाहाबाद, कहाँ से, इसके इलाहाबाद नैनी से, इलाहाबाद नैनी के पास से ये रेखा गुजरती है ना। अब देखिए अगर बात करें कि IST और GMT में जो समय का अंतर होता है वो कितने का होता है, तो भैया ये समय का अंतर बहुत पूछा जाता है। IST और GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जो मेन हमारा टाइम जहां से डिसाइड होता है, और एक मानक समय रेखा जो क्षेत्र की होती है, उसके बीच में कितने घंटे का अंतर होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनके बीच में लगभग 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। बात क्लियर है। यहाँ पूछा गया था भारत की मानक समय की देशांतर किस नगर से गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, 5 नंबर। इसमें क्या है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। बताओ भैया, ये कम से कम BPSC ने 3 बार ये पूछा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है ना। तो भैया इसका जिसे देखिए, पहला जो पार्ट इसका है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ना। फिर अगर दूसरी बात करें तो विशाल मैदान में एक भाग बांटने, क्या विशाल मैदान हो गया। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है प्रायद्वीपीय पठार हो गया। अगर चौथा पार्ट की बात करें तो तट एवं द्वीप। तो कितने पार्ट हैं इसके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। इसमें ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 4 है। तो कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछे भारत में कितने कृषि क्षेत्र हैं, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, किसकी, कृषि क्षेत्र की, तो कितने हैं, 20 क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली जाकर के। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया। 6वां भैया, केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है किसके लिए, मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भैया भारत सबसे पश्चिमी बिंदु अगर बात करें तो यहाँ गौर माता है गौर माता गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे गलत हो गया, गुजरात, है ना। प्रवाल भित्ति केरल में पाए जाते, लेकिन कुट्टनाड इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है ना। भारत का मीठे पानी की झील तो वो है आपकी बुलर झील। क्या है, बुलर झील है, जो कहाँ पाई जाती है, J&K में पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर पाई जाती है। तो जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात क्लियर है। भारत का न्यूनतम जो क्षेत्र है, न्यूनतम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो आपका यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, यही क्या है, राइट आंसर है। अब चलिए आगे ले लेते हैं 7वां प्रश्न में क्या भैया, कौन सही सुमेलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक और पोखरण राजस्थान। जब तक आप आंसर दे रहे हैं तब तक हम एक के विषय में डिस्कस, जैसे श्रीहरिकोटा के विषय में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और इसको श्रीहरिकोटा क्या कहा जाता है, स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। यहीं पे क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, अब चूंकि श्रीहरिकोटा ये भूमध्य रेखा के निकट है, किसके निकट है, भूमध्य रेखा के निकट है, जो कि निकट होने के कारण रॉकेट लॉन्चिंग में सहयोग करता है। क्या करता है, सहयोग करता है। बात क्लियर है। अब आते हैं थुम्बा। तो जाहिर बात थुम्बा कहाँ पे, केरल में ही है। यह क्या है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। बात क्लियर है। उसके बाद इसने अपना स्टेशन शुरू कब किया था, तो ये 1963 में इसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, और भारत के पहला जो रॉकेट था 1963 शुरू हो गया। भारत का जो पहला रॉकेट था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे। तो भैया ये कर्नाटक में नहीं, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में नहीं बल्कि कहाँ पे है, बम्बई में है। कहाँ पे है, बम्बई में है। ठीक है,
जो इसकी जैसे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसका जो स्थापना हुई थी वो परमाणु ऊर्जा संस्थान, क्या परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में हुई थी। परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में हुई थी। कब हुई थी? तो 1954, कब? 6 जनवरी 1954 को हुई थी, ठीक है। लेकिन जैसे अब इसको समर्पित किया गया, समर्पित हुआ कब? समर्पित किया गया आपका 20 जनवरी 1957 को, 20 जनवरी 1957 को। तब ये पहले परमाणु ऊर्जा संस्थान था, लेकिन 1966 में भाभा जो वैज्ञानिक थे इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके उपलक्ष्य में ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्ग जो इसका नाम पड़ा, ये 12 जनवरी 1967 में पड़ा, ठीक है, यहाँ से। तो ये इसके विषय में इतना था। पोखरण के बारे में जान लेते हैं भैया। पोखरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोखरण तो राजस्थान में तो सही है। क्या है? जैसे भी यहाँ पे आपसे कभी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो परमाणु योजना के जनक कौन है? परमाणु भारत में सबसे पहले परमाणु योजना के जो जनक है मेरे भाई, ये कौन है? जहांगीर भाभा ही हैं। कौन? जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे पड़ा क्या? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। परमाणु योजना के जनक यही हैं। अब आओ भैया पोखरण के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए भारत का जो पहला परमाणु बम है, क्या? पहला परमाणु बम परीक्षण, जो पहला परमाणु बम परीक्षण है, ये 18 मई 1974 को हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, कूट नाम जो था, है ना, पहली बार हुआ। उसके बाद जो दूसरा परमाणु परीक्षण था, कब था? दूसरा परमाणु परीक्षण जो था, ये कब किया गया था? ये 2 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और 5 परमाणु परीक्षण हुए। क्या? 5 परमाणु परीक्षण हुए, है ना, 5 परमाणु परीक्षण हुए। और इसका क्या कूट नाम था? तो इसका कूट नाम जो था वो था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था मेरे दोस्त, ऑपरेशन शक्ति। बात क्लियर है? तो यहाँ से आप पोखरण के बारे में जान गए। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये भाभा जो बार्ग सेंटर है, BARC, ये बम्बई में है। बात क्लियर है? आपका कर्नाटक गलत है, ऑप्शन नंबर सही। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। 8वां नंबर क्या है मेरे दोस्त? 8वां नंबर है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ? द्रुत आया है मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट कब शुरू हुआ? 1986 में, 87 में, 88 में या 89 में? तो मेरे दोस्त इसका बेसिक सा आंसर है, कब हुआ था? 1 अगस्त 1986 को जो आप क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट जो करते हैं, ये शुरू हुआ था। बात क्लियर है? ये BPSC का प्रश्न है। 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट शुरू हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं 9वां क्या भैया? जिनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताओ भैया कौन सुमेलित नहीं है? तो भैया ये है खेतड़ी तांबा झरिया कोयले के लिए, सिंहभूमि लोहा के लिए, कोलार खान अभ्रक के लिए, ठीक है। देखिए खेतड़ी तो तांबा के लिए है, सही बात है। झरिया कोयले के लिए है, ये भी सही है। सिंहभूम जो है लोहा के लिए, ये भी सही है। सिंहभूम झारखंड, झरिया भी जो है आपका झारखंड में पड़ता है। जैसे खेतड़ी राजस्थान में है, कहाँ पे है? राजस्थान। ये पड़ता है आपका झारखंड में, ये भी आपका पड़ता है झारखंड में। अब पूछा कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई अभ्रक के लिए कोलार खान नहीं प्रसिद्ध है। कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब अभ्रक आया है तो अभ्रक जो है, अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कोडरमा प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है ये स्थित है झारखंड में। बात क्लियर है? कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर कुछ जानना चाह रहे हैं, जैसे देखिए अगर हम कभी कभी याद आता कुद्रेमुख किसके लिए है, और लिख लीजिए कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख जो है ये लोहा के लिए है। किसके लिए है? लोहा के लिए है। और ये कुद्रेमुख है कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर अगर जैसे अंकलेश्वर पूछा जाए, क्या अंकलेश्वर पूछा जाए, तो अंकलेश्वर तो ये भी किसके लिए है? ये खनिज तेल के लिए है, ठीक है। जो आप जो है पेट्रोल डालते हैं तो उसके लिए खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर कहाँ पे है? तो भैया ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए तलचर, क्या पूछा जाए? तलचर,
अगर तलचर पूछा किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है। फिर आपसे पूछे बादाम पहाड़ी, क्या पूछा जाए आपसे? बादाम पहाड़ी अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? बादाम पहाड़ी पूछ ले तो ये किसके लिए प्रसिद्ध भैया? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ये सब नोट डाउन करते जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे मूसाबानी, क्या पूछा जाए? मूसाबानी। मूसाबानी अगर आपसे पूछ रहे तो ये किसके लिए भैया? मूसाबानी जो है ये तांबा के लिए है। और कहाँ पे है? तो झारखंड में ये भी है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए अगमपुरी, क्या पूछ लिया जाए? अगमपुरी आया है। अगमपुरी कहाँ से? अगमपुरी जो है पेट्रोलियम के लिए है। क्या है? पेट्रोलियम के लिए है। ठीक है। पेट्रोलियम के लिए कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है। अब जैसे डिगबोई पूछ ले, अमरकंटक पूछ ले, है ना, अमरकंटक पठारी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आ जाते हैं। तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो इसमें आपका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? देखिए ये जो प्रश्न आया हुआ है ये आपके एग्जाम में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, वीडियो एग्जाम। इसमें ये प्रश्न आया हुआ था, है ना। और यही प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है, यही प्रश्न यूपीपीएससी ने भी पूछ रखा है। 2009 में बीपीएससी पूछी, 2013 में यूपीपीएससी पूछ रखी है। नून माटी के तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में, बिहार में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। मेरे साथ आप लग के पढ़िए, विश्वास दिलाता हूँ आपको एक अच्छे प्रश्न जो हो सकते हैं उनसे अवगत कराता रहूँगा। और जब किसी एग्जाम में आप बैठेंगे तो मैं आपको एक मजबूत प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में वहां रिप्रेजेंट करवा दूंगा। तो जो देखिए नून माटी तेल जो तेल शोधक, देखिए यहाँ वहाँ पूछा था क्या तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो यही है, तेल शोधक कारखाना आपका यही है। तो भैया ये कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर तो हो जाता असम में, लेकिन कुछ और आप जान लीजिए। जैसे जो आपने थोड़ा सा अभी नाम नहीं सुना है, जैसे नुमालीगढ़, क्या नाम लिखा? जैसे नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध भैया? जिससे अगर पूछा नुमालीगढ़ जो तेल, ये भी तेल शोधन कारखाना है। क्या है? तेल शोधन कारखाना ही है, तेल शोधन ही है कहाँ पे ये? नुमालीगढ़। तो ये भी आपका असम में ही है। बात क्लियर है? ये भी असम में है। फिर अगर जैसे आपसे पूछा जाए कोयली तेल शोधन कारखाना, क्या? कोयली तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में कोयली। फिर अगर आपसे पूछा जाए बरौनी तेल शोधन कारखाना, अब ये सब याद करिए, बरौनी तो ये आपका जो है बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। फिर अगर आपसे पूछे मंगलौर तेल शोधन कारखाना, मंगलौर, तो मंगलौर कहाँ पे भैया? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। फिर अगर आपसे पूछा जाए पानीपत तेल शोधन कारखाना, कौन? पानीपत, तो जाहिर सी बात है ये हरियाणा में है। यहीं पे पानीपत का प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध भी हुआ था। फिर अगर आप पूछे नागापट्टिनम, क्या? नागापट्टिनम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है। आप डिगबोई का नाम सुने ही होंगे, डिगबोई, तो डिगबोई कहाँ पे है? डिगबोई मेरे भाई असम में है। बात क्लियर है? असम में है। फिर अगर बीना की बात करें, बीना तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो ये आपका जो है बीना मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब हमारे उत्तर प्रदेश की बात आती है मथुरा, जिससे मथुरा कहाँ पे है? मथुरा तेल शोधन कारखाना, तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश में है। और जो अभी हम चर्चा बीच में रहती है कि जो ताजमहल है काला हो जा रहा है, तो इसी कारण काला हो जा रहा है। ठीक है। तो अगर विशाखापट्टनम पूछ ले आपसे, क्या पूछे? विशाखापट्टनम, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। जामनगर आपको पता है गुजरात में है, कोच्चि केरल में है। ठीक है। तो ये मतलब आगे अगर बात करें तेल शोधक कारखाने की ना, तो 22 तेल शोधक कारखाने हैं। क्या? 22 तेल शोधक कारखाने हैं। अब नून माटी आया था तो सोचे कि नून मतलब होता है नमक, तो ये मार देंगे ना, ये नून माटी तेल खाना कारखाना ये कहाँ पे है? असम में है। चलिए साहब अगला बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कभी आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 ईस्वी में। बात क्लियर है? चलिए साहब अगला लेते हैं, सदाबहार क्रांति। तो मेरे दोस्त मेरे भाई हरित क्रांति आप पढ़े हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी? J.S. खस के द्वारा, राजकृष्ण द्वारा, M.S. स्वामीनाथ, नॉर्मन बोरलॉग। बताओ भैया ये किसके द्वारा लाया गया था जो आपका सदाबहार क्रांति? देखिए जब हरित क्रांति आ गई तो हरित क्रांति के बाद जो है सदाबहार क्रांति की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उस वक्त जो है जो हरित क्रांति के जब भारत में जनक कहे जाते हैं M.S. स्वामीनाथन, वही ये सदाबहार क्रांति पे बल दिए। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये तो पूरे विश्व में हरित क्रांति लेके आने वाले थे, लेकिन भारत की बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, है ना, भारत में हरित क्रांति के
जनक ये थे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं 12 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी। भैया ये कम से कम 7 बार प्रश्न आ चुका, यूपी पीएससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी से मिला के। बताओ भैया ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी। जवाब दीजिए भैया इसका क्या होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो क्या है, नदी घाटी परियोजनाएं हमारी आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित योग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भैया मिदनापुर नहर, कंसावती, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मिट्टूर डैम कावेरी नदी, इकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा। जैसे जो इकाई है ना, ये तो जो है ताप्ती नदी पे सही है, मैटूर डैम ये कावेरी नदी ये भी सही है, मिदनापुर जो कांसेवती ये भी सही है, लेकिन तवा जो प्रोजेक्ट है ये कृष्णा नदी पर उपस्थित नहीं है। तवा प्रोजेक्ट जो है ये कृष्णा नदी पर उपस्थित ना होकर के कहाँ पे है भैया, जो तवा प्रोजेक्ट है ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है। बात क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है, यही सुमेलित नहीं है। आते हैं अब क्या प्रश्न है भैया, झूम किसे कहते हैं। एक जनजाति, एक लोक नृत्य, खेती की पद्धति, नदी घाटी का नाम। ऐसे नहीं गाना वाना गाते हैं झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। तो भैया आप बता दीजिए क्या है ये, झूम किसे कहते हैं। तो झूम जो है वैसा नहीं कि अब गाना गा रहे हैं तो झूम जो है एक लोक नृत्य हो गया, झूम बराबर झूम, दारू पी के झूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो झूम खेती है ना वो ये जो है कृषि की एक पद्धति है मेरे भाई। क्या है, कृषि की एक पद्धति। और कैसी पद्धति है थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए। ये एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है, स्थानांतरित कृषि पद्धति है। क्या है, स्थानांतरित कृषि पद्धति है ना। और ये किसके द्वारा लाई जाती है, तो जनजातियों द्वारा, जनजातियों के द्वारा लाई जाती है। कैसे लाई जाती है भैया, तो ये जंगलों को साफ करके, जंगलों को साफ करके ये खेती करते हैं, साफ करके ये खेती करते हैं। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जंगल को साफ करते हैं उसके बाद वहाँ खेती करते हैं। तो ये तो हालांकि जंगलों को काटते रहना अलग बात है, वहाँ खेती करते हैं, जंगलों को साफ करके खेती करते हैं। ठीक है, और जो प्रभावित है, जो जहाँ पे ये होती है, तो ये जो हमारा भारत है उसके उत्तरी पूर्वी, कहाँ, उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये काफ़ी प्रचलित है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र मतलब जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका मेघालय हो गया। क्या हो गया, मेघालय हो गया, फिर उसके बाद असम हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झूम कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बात क्लियर है। तो भैया झूम क्या है, तो झूम की एक पद्धति है जो एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है, जनजातियों द्वारा जंगलों में वो साफ करके की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपनाई जाती है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम जैसे राज्यों में। बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या भैया, नॉर्मल भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी। भारतीय कृषि का इतिहास बताओ, के.वी. थॉमस, एस. अय्यप्पन, एस.एम. रंधावा या एम.एस. स्वामीनाथन। तो जैसे जब यहाँ पे आप दो तो गलत काट सकते हैं साहब, ये दो नहीं होंगे। लेकिन जब आप सोचते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। क्या थे, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के भैया ये जनक थे, तो हो सकता है यही लिखे हों, बल्कि ये नहीं लिखे, इससे बहुत पहले जो है एम.एस. रंधावा ने ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 16 नंबर क्या भैया, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल के खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, लौटते हुए मानसून से। बताओ भैया थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए आप। तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। किससे होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। किस महीने में होती है, तो भैया ये अक्टूबर नवंबर में, जाहिर सी बात है तभी सर्दी रहेगी, अक्टूबर नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है ना, अक्टूबर नवंबर में होती है।
अगर पूछा जाए कि इससे प्रभावित जिले कौन से होते, प्रभावित राज्य कौन से हैं, तो पंजाब और तमिलनाडु, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है इससे। तमिलनाडु लगभग 65 मीटर वर्षा जो है, 65 मीटर वर्षा इससे होती है ना। अब इसमें इस टाइप को ऑप्शन उत्तर पश्चिमी मानसून अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ टाइप दे रहे हैं, तो भैया इसमें जो राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये उत्तर पूर्वी मानसून बनता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में बरसात कराती है, जो पंजाब और तमिलनाडु में होती है। बात क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया 17 नंबर क्या भैया? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है गंगा, स्वर्णरेखा, पद्मा या हुगली? बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? स्वर्णरेखा होगा, पद्मा होगा, गंगा होगा या हुगली होगा? सबसे पहले दामोदर नदी के विषय में जान लीजिए। दामोदर नदी है क्या, है ना? पहली बात तो ये कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसको ही जो है बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक इसको बोला जाता है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी, अगर इसकी सहायक नदी की बात करें, तो भैया सहायक नदी जो है बराकर है। तिलैया बांध जिस पे बनाया गया बराकर हो गई, है ना। बराकर, जमुनिया, बरकी और आपका हुगली, क्या हुगली, है ना। ये हुगली हो गई। ये तो इसमें अगर आपको चारों ऑप्शन जो देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, हमको मिल कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या है? सही है। अब एक बात और जान लीजिए, जो दामोदर नदी है इसी से 1938 में जो है 1938 में एडन नहर निकाली गई थी। क्या? एडन नहर निकाली गई थी मेरे भाई। अब आप पूछे कभी एडन नहर किससे निकाली गई है, तो भैया ये दामोदर नदी से निकाली गई है। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। ये क्या है भैया? इसको देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक आर्य जनजाति कौन सी है? तो भैया गौड़, लारवा, जारवा या जुआंग? तो मेरे भाई गौड़ ने, अगर यहाँ गोंड होता तो एक बार से आपको प्रश्न आता, चलो ठीक है। तो लारवा कोई जाति है नहीं। जुआंग एक जनजाति है, लेकिन ये बहुत पुरानी जनजाति नहीं, अभी हाल ही में विकसित हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो जारवा, इसमें आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे आदि जनजाति जारवा जनजाति है। बात क्लियर है? चलिए 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। बताओ भैया गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ भैया इलाहाबाद है, पटना है, फतेहपुर है या कानपुर है? सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है कि भाई कौन सबसे बड़ा शहर है? पटना है, फतेहपुर है या कानपुर है? ये इसलिए हमने प्रश्न लिया है, ये यूपी पीसीएस में आया वो प्रश्न है और इसको कई मतलब यूपी पीसीएस ने पूछा, यूपी SSS ने पूछा और बीपीएससी ने एक दफा पूछा है। तो चूंकि बीपीएससी ने पूछा तो कुछ लोगों को लगा पटना ऑप्शन में है तो हम पटने मार देते हैं, जबकि पटना ऑप्शन क्या गलत था। कुछ लोगों को लगा कि इलाहाबाद जो है बहुत बृहद स्थल है तो इसको लगा इसको मार, ये भी गलत हो गया। फतेहपुर विषय सबसे डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपका कानपुर है। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न। भारत श्रीलंका से अलग किसके द्वारा होता है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, स्वेज नहर या पाक जलडमरू मध्य? बताओ भैया क्या इसमें सही है? भाई स्वेज नहर जो है लाल सागर में है तो उसका भारत से कोई संबंध तो है नहीं। जो कच्छ की खाड़ी है वो गुजरात के पास में है तो उसका भी कोई बहुत मतलब नहीं। खंबात की खाड़ी से श्रीलंका का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो सही क्या है? इसमें हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई? सही ऑप्शन है। बात क्लियर है? तो चलिए अभी तक आप सभी लोगों के साथ अच्छा बना है, ऐसे ही आप सभी प्यार आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहिए। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।